मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ। उस दिन पर वापस जब सू किंगिंग के बाप ने मेरे मुंह पर 10 मिलियन युआन का चेक पटका था। पिछली जिंदगी में मैंने वो चेक फाड़ दिया था और बदले में मुझे सिर्फ उसके लबों पर एक ठंडी तिरस्कार भरी स्माइल मिली और सु जियांगवो की बर्फ जैसे जम चुकी निगाहें। उसके बाद के 10 साल मैं धूल की तरह जीता रहा, उसकी परछाई के पीछे भागता रहा और आखिर एक बिजनेस बैंक्वेट में उसे बचाने के लिए मैं एक अंधेरी गली में दुश्मन द्वारा चाकू मारकर मारा गया। मरते वक्त भी आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसका वही इमोशनलेस चेहरा था, जैसे मैं कोई अनजान बेमतलब इंसान हूं। लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर किसी का लिकिंग डॉग नहीं बनने वाला। इसलिए मैंने शांत चेहरे से हाथ बढ़ाया और वो चेक उठा लिया। मैंने ऊपर देखा, सु जियांगवो की तरफ। मेरे चेहरे पर एक ब्राइट ऑलमोस्ट ग्रेटफुल मुस्कान उभरी। थैंक यू अंकल। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस लग्जरियस वीआईपी रूम में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। सु जियांगवो ने जितनी बातें पहले से दिमाग में तैयार कर रखी थीं, सब उसके गले में अटक गईं। उसका पूरा सम्मानित कड़क चेहरा अचानक शौक में बदल गया। उसे शायद लगा होगा कि मैं 100 तरीकों से इनकार करूंगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं मुस्कुराकर थैंक यू बोल दूंगा। उसके बगल में खड़ा श्याओ, जिसके चेहरे पर पहले मॉकिंग स्माइल थी, वो भी फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने गले में हाथ डालकर उसे रोक दिया हो। और सू किंगिंग, वो आइस गॉडेस जो कभी अपनी इमोशंस दिखाती ही नहीं, उसकी पत्थर जैसी जमी हुई एक्सप्रेशन पर पहली बार एक हल्की सी दरार पड़ी। उसकी प्यूपिल सिकुड़ी, होंठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। मैंने चेक को बड़े प्यार से फोल्ड किया, अपनी फीकी पड़ी जीन्स की जेब में रखा, फिर खड़ा होकर सू जियांगवो को हल्का सा झुककर बोला, अंकल आज से मैं मिस सू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं दूंगा। फिर मैंने सू किंगिंग की तरफ देखा। पिछले 3 साल तुमको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। तुम्हारी लाइफ ब्राइट और स्मूथ रहे, यही दुआ है। सू किंगिंग का शरीर एक झटके से हल्का सा कांपा। पहली बार उसने सच में मुझे देखा। उसकी आंखों में अब ठंड नहीं थी, बल्कि एक गहरी अटल डिसबिलीफ थी। मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, चेनान, मुझे लगा था तुम में थोड़ी हिम्मत होगी, बट टर्न्स आउट तुम बस एक कमजोर इंसान हो जो पैसे देखते ही झुक जाता है। 10 इयर्स की फीलिंग्स को 10 मिलियन युएन में बेच दिया। पैथेटिक। मेरे कदम बस एक पल के लिए रुके। पिछली जिंदगी में यही लाइन सुनकर मैं पागल की तरह उस पर टूट पड़ा था और उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे आधा मरा कर दिया था। लेकिन इस बार मैं बस धीरे से मुड़ा। मेरी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हल्की सी दया थी। सेकंड यंग मास्टर, तुम मजाक कर रहे हो। पहली बात, 10 साल नहीं 13 साल। दूसरी बात, ये फीलिंग्स नहीं थी, ये मेरी एक तरफा ऑब्सेशन थी। तीसरी बात, ये बेचना नहीं है। आपके पिता ने मेरे 3 साल की मेहनत का सही कॉम्पेंसेशन दिया है। आखिर लिकिंग डॉग बनने में भी टाइम और एफर्ट लगता है ना। 10 मिलियन परफेक्ट अमाउंट है। मैंने वीआईपी रूम का भारी वुडन डोर खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे बस डेड साइलेंस बचा था। होटल से निकलकर जब सनलाइट मेरी आंखों पर पड़ी तो थोड़ी चुभी। मैंने चेक निकाला, उन नंबरों को देखा, इतने रियल की रोना आ जाए। टू हेल विथ लव, टू हेल विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। एक बार अंधेरा जी चुका हूं, अब इस बार किसी से प्यार नहीं, अब सिर्फ पैसा। मैं तुरंत बैंक नहीं गया। इतना पुराना फॉक्स सू जियांगवो कहीं चेक पर होल्ड न लगा दे या नकली चेक देकर मुझे बेवकूफ न बनाए। मैं उसकी चाल जानता हूं। मैं टैक्सी लेकर अपने स्लम वाले किराए के कमरे पहुंचा। 10 वर्ग मीटर से भी छोटा, बदबू, सीलन और नूडल्स की स्मेल से भरा हुआ। यही वो जगह थी जहां मैं 3 साल तक पिछली लाइफ में रहा था, सिर्फ इसलिए कि सू किंगिंग का स्कूल पास पड़े। मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला, 5 साल पुराना। स्क्रीन लैग करते करते चालू हुआ। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोचने लगा, रिबर्थ के बाद सबसे बड़ी ताकत क्या है? इन्फॉर्मेशन। अगले 10 साल की इकोनॉमी, कौन से स्टॉक्स उछलेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज राइज होंगी, मुझे सब पता है। मैंने स्टॉक मार्केट सॉफ्टवेयर खोला और एक कोड डाला, टैंगफेई टेक्नोलॉजी। मुझे बिल्कुल याद है, कल ये छोटी मामूली कंपनी एक चिप पेटेंट अनाउंस करेगी और इसका स्टॉक 5 युएन से उड़कर 200 युएन तक जाएगा। मैंने फोन उठाया और सू किंगिंग को कॉल किया। तुम्हारा सामान मेरे कमरे में था, सब पैक करके दरवाजे पर रख दिया है, कोई भी भेज कर ले जाना। और मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ, अब कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कॉल काटा, सिम कार्ड तोड़ा और कूड़े में फेंक दिया। दुनिया पहली बार शांत हो गई थी। अगली सुबह मैं बैंक गया और सरप्राइजिंगली चेक आसानी से कैश हो गया। अकाउंट में नए नंबरों की लंबी लाइन दिखी। तभी मुझे सच में एहसास हुआ, मेरी नई लाइफ अब शुरू हो चुकी है। बिना 1 सेकंड की झिझक के मैंने पूरे 9.9 मिलियन युआन अपने स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर किए और टैंगफेई टेक्नोलॉजी पर पूरा ओनेलिन चला गया। स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलते ही सीने से कोई बोझ उतर गया। अब बस इंतजार करना था। मैं उस गंदे सीलन भरे किराए के कमरे में नहीं लौटा, सीधे शहर के सबसे महंगे होटल पहुंचा। एक हाई एंड स्वीट लिया, बाथटब में लेटा, ठंडी शैंपेन पी और बड़ी खिड़की से शहर की चमकती रात को देखता रहा। थोड़ा अजीब सा लगा। पिछली जिंदगी में मैं ऐसे होटल के बाहर खड़ा होकर ऊपर देखता था, कल्पना करता था कि शायद अंदर किसी पेंट हाउस पार्टी में सू किंगिंग भी होगी। उसी सोच में डूबा था कि डिंग, फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज। सू किंगिंग।
देखिए चेन, तुम कहाँ हो? जो चीजें मैंने दी थी क्या तुमने सब फेंक दी? लगता है उसने मेरा नया नंबर ढूंढने की मेहनत की। उसके दिए हुए सामान, एक पेन, एक नोटबुक, ऐसी चीजें जिन्हें वह खुद भी इस्तेमाल नहीं करती थी, जैसे भीख में दे रही हो। और मैं बेवकूफ उन्हें खजाना समझकर संभालता था। मैंने रिप्लाई नहीं किया, सीधा ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने होटल रूम सर्विस को कॉल किया। हेलो, अरेंज 2 प्रोफेशनल मैस्यूसेस। इस लाइफ में मैं खुद को अच्छे से ट्रीट करूंगा। अगले हफ्ते मैंने वही जिंदगी जी जिसका मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सुबह नींद खुद खुले तब उठता, होटल की रूफटॉप रेस्टोरेंट में प्रीमियम ब्रेकफास्ट, दोपहर में जिम या पूल, रात को युंगन की हाई एंड नाइट लाइफ। मैंने अपने सस्ते कपड़े चप्पल फेंक दिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला सूट खरीदा। सच कहाँ है, क्लोथ्स मेक द मैन। जब वो टेलर्ड सूट पहनकर और रिस्ट पर पटेक फिलिप लगाकर मैं किसी भी हाई एंड जगह में प्रवेश करता, लोग सिर्फ मुस्कुराकर झुकते थे, ना घूरना ना तिरस्कार। पैसा सच में एक आदमी की सबसे मजबूत ढाल है। 10 फीट टेक्नोलॉजी के स्टॉक की तरफ झांकने तक की फुर्सत नहीं थी। उस रात मैंने 2 हॉट मॉडल्स को इनवाइट किया। युनडिंग त्यांगोंग यानी युंगेन का टॉप प्राइवेट क्लब। म्यूजिक इतना तेज था कि सांस तक नहीं सुनाई देती थी। लाइट्स, भीड़, महंगे परफ्यूम और पैसे की गंध हवा में तैर रही थी। पिछली जिंदगी में तो मैं यहाँ अंदर कदम रखने लायक भी नहीं था। अब मैं वीआईपी टेबल पर बैठा था, जहां हर नजर मेरी तरफ मुड़ रही थी। यंग मास्टर चेन, हैव अनदर ड्रिंक, मॉडल मेरे पास सटकर बोली। मैं हल्की सी स्माइल करके उसकी गाल पकड़ने ही वाला था कि मेरी निगाह कॉर्नर में अटक गई। सू किंगिंग, ये यहाँ क्या कर रही है? उसके साथ श्याओ हुई और कुछ रिच सेकंड जनरेशन लड़के थे। श्याओ हुई कुछ बकवास बढ़ चढ़कर बता रहा था और सू किंगिंग हमेशा की तरह ठंडी चुप भीड़ से कटी हुई। उसने भी मुझे देखा, आंखों में एक तेज शौक, डाउट और फिर डिस्गस्ट। हाँ, घृणा। उसकी नजर में मैं वही इंसान था जिसने उसके बाप के पैसे लेकर ऐश शुरू कर दी। उसकी नजर में मैं कचरा था। श्याओ हुई ने भी उसकी नजर फॉलो की और उसके चेहरे पर एक भद्दी हंसी फैल गई। वह भीड़ चीरते हुए मेरी टेबल पर आ गया। अरे ये तो चेनन नहीं है, फेमस ग्रेट रोमांटिक चेनन। उसकी आवाज इतनी तेज कि पूरा क्लब सुन ले। क्या बात है, अंकल सू के 10 मिलियन यहीं उड़ाने आए हो? लाइफ पीक पर महसूस हो रहा है। उसके पीछे के लड़के जोर जोर से हंसने लगे। मुझे लिकिंग डॉग, बेचने वाला, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। दोनों मॉडल्स असहज होकर उठने लगीं, लेकिन मैंने उन्हें एक हल्का इशारा किया, बैठे रहो। मैंने विस्की का ग्लास उठाया, धीरे धीरे स्वर्ल किया। उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं समझी। शॉ हुए, यंग मास्टर शॉ, लंबे समय बाद। घर का बिजनेस ठीक चल रहा है? सुना है शॉ ग्रुप के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वह तिल मिला गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने एक हल्का एसआईपी लिया। साउथ ईस्ट एशिया का सीपोर्ट प्रोजेक्ट पॉलिसी चेंज की वजह से स्क्रैप्ड, और यूरोपियन चिप एजेंसी शंघी कैपिटल ने छीन ली। कम से कम 500 मिलियन का नुकसान है ना? ये सब वो फ्यूचर न्यूज थी जो मैंने पिछली लाइफ में पढ़ी थी, और उसे सुनकर श्याओ हुई का चेहरा एकदम सफेद हो गया। ये सारी इन्फो टॉप सीक्रेट थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा किसी को पता नहीं था। तुमने मेरी जांच कराई है? मैंने ग्लास टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखा। यंग मास्टर श्याओ, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझने लगे हो। तुम उसके लायक भी नहीं। मैं खड़ा हुआ। वह आधा सिर छोटा लगता था। मैंने ऊपर से उसे देखा। पहले अपनी कंपनी के लॉसेस संभाल लो। हर किसी को काटने के लिए भौंकते मत फिरो। पूरे क्लब की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। एम्स्फीयर बदल चुका था। शाओहुई का चेहरा सफेद से लाल, फिर पीला हो गया। एक शब्द नहीं निकला उससे। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वॉलेट से नकदी निकाली, टेबल पर रखी। थैंक्स लेडीज, कैब लेकर घर चले जाना। फिर मैंने अपना सूट ठीक किया, कॉलर सीधी की और उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ गया। सुकिंगिंग के पास पहुंचकर बस 1 सेकंड रुका। उसकी आंखों में शौक उससे भी ज्यादा गहरा था। शायद वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ दिनों पहले का वो गरीब, दबा कुचला लड़का आज इतना ठंडा, शार्प और अपरिचित कैसे हो गया। मैंने हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल दी। क्लासमेट सू, लोगों को पहचानना सीखो। और मैं चल दिया। पीछे बस हैरान चेहरों की भीड़ और मेरे कदमों की ठंडक रह गई। समस्या ये नहीं कि तुम पहुंच से बाहर हो, समस्या ये है कि अब मैं ऊपर देखने की मेहनत भी नहीं करता। क्लब से निकलकर मैं होटल नहीं लौटा, सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। युनचांग, ये शहर मेरी पिछली जिंदगी के हर दर्द की जड़ था। अब जब मुझे मेरा पहला बड़ा पैसा मिल चुका था तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। सुबह होते ही फ्लाइट उड़ चुकी थी। डेस्टिनेशन मोडू, वो इंटरनेशनल सिटी जो सोने और मौकों से भरी हुई है। फर्स्ट क्लास की सीट पर लेटकर मैंने फोन बंद किया और गहरी नींद में डूब गया। आंख खुली तो प्लेन हुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतर चुका था। एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही मोडू की हवाओं में जो खतरनाक सी आजादी थी, वो किसी योद्धा की नई शुरुआत जैसी लगी। मैं कोई घर खरीदने नहीं भागा, सीधे थॉमसन रिवियरा, होंगपू रिवर के किनारे की सबसे लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट में एक लॉन्ग टर्म स्वीट ले लिया। 360 डिग्री के कांच की खिड़की से नीचे की तरफ बंड की रात चमक रही थी और मुझे एहसास हुआ यही असली स्टेज है मेरा। अगले दिन मार्केट खुलते ही मेरे ब्रोकर का फोन आया।
उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर चैन, वो ऊपर लॉक हो गया। टेनफेई टेक्नोलॉजी ने अपर सर्किट मार दिया। मैंने बिना एक्साइटमेंट के कहा, होल्ड, 150 के नीचे मत छूना। फोन काट कर मैं अपनी नई मूव की प्लानिंग में लग गया। स्टॉक्स, बस तेज पैसा है, स्टेबल फाउंडेशन नहीं। मुझे अपना एम्पायर बनाना था, एक ऐसा बिजनेस किंगडम जो समय के साथ सिर्फ बढ़े। पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर मुझे पता था, आने वाले सालों में 3 सेक्टर दुनिया पलट देंगे। इंटरनेट टेक, हेल्थ केयर और न्यू एनर्जी कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा एक हफ्ता मैंने बैठकर एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाया। मैं उन फ्यूचर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बनाने वाला था। 1 महीने बाद टेंगफेई टेक्नोलॉजी बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 युएन से उड़कर 150 युएन पर जा धक्का। मेरी 9.9 मिलियन की रकम सीधे 300 मिलियन के पास पहुंच गई। मैंने जीरो हेजिटेशन के साथ सारी शेयर्स बेच दी, प्रॉफिट सिक्योर कर लिया और उसी दिन वांगचो कैपिटल का जन्म हुआ। मोडू के ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर लूजी की टॉप फ्लोर पर हमारा ऑफिस सेट हो गया। मैंने मार्केट से टॉप एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को इंडस्ट्री से कहीं ऊंची सैलरीज देकर हायर करना शुरू किया। पहले तो सब मुझे देखकर शक करते थे, 20 से 22 साल का लड़का और इन्वेस्टमेंट फर्म का ओनर। लेकिन फिर 3 बार मैंने यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश पहले से प्रिडिक्ट किया और टीम को लीड करके शॉर्ट सेल करवाया। एक दिन में $50 मिलियन कमाए। उसके बाद उनकी नजरें बदल गईं, शक, रिस्पेक्ट और आखिर में वर्शिप। उनकी नजरों में मैं बॉस नहीं, एक गॉड था। मेरी जिंदगी मीटिंग्स, डील्स, रिपोर्ट्स और बड़े लोगों से मिलने में उलझती चली गई। धीरे धीरे मैं यून चांग के बारे में भूलने लगा, सू किंगिंग और वो पूरी काली पिछली जिंदगी भी। लेकिन तभी